स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस में। जैसा कि आप लोग जानते हो, मैं यहाँ पे आप लोगों को जूलॉजी का कोर्स करा रहा हूँ। इसका कोर्स नंबर है BZYCT135। आज मेरा थर्ड लेक्चर है और कल मैं लेक्चर नहीं डाला था क्योंकि कल संडे था तो छुट्टी थी। आप लोग भी इन्जॉय करो और मैंने भी इन्जॉय किया था, इसलिए मैंने कल लेक्चर नहीं डाला था, तो उसका लेक्चर मैं आज डाल रहा हूँ। तो हमने पिछली वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था, कंडक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ फिकस। तो हम लोगों ने यहाँ पे रिसेप्शन हमने देखा था, एक्स्ट्रा सेलुलर देखा था। उसके अंदर 4 स्टेप थे। रिसेप्शन, इसके अंदर 4 स्टेप थे इसके, रिसेप्शन, कंडक्शन, डाइजेशन और कंडक्शन विद फॉर्मेशन ऑफ फिकस। हमने 4 स्टेप को अच्छे से क्लीन कर लिया था। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दें, और जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है वो आके देख ले। प्लेलिस्ट में आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आके आप देख सकते हैं। तो उसके बाद इस पर मूव करना। चलो, आज हमारा टॉपिक क्या है? हमारा आज का टॉपिक है हमारा डाइजेशन एंजाइम इन एनिमल। हम जानेंगे कैसे कैसे एंजाइम जो होते हैं एनिमल्स के अंदर होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एनिमल डाइजेशन कैसे, कल आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया था पिछली वीडियो में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी का डाइजेशन, तो हमें देखना है। तो जो पहला एंजाइम है ना, अभी डाइजेशन एंजाइम करते क्या है, जैसे कि अब बता रखा है कि एंजाइम है, कुछ ना कुछ तो वर्क करेंगे ही, मगर जो एंजाइम है ये कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल में तोड़ेंगे। कैसे? हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस में, मतलब वाटर का एडिशन करके ये लोग कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट में तोड़ेंगे। आपके पूरे के पूरे सिलेबस में, लेकिन आपका इस चैप्टर में न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन आपको हर जगह मोस्ट जगह पे कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल में तोड़ना ही बताया जाए। कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस की हेल्प से हम इसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, आपको ये बताया जाएगा। तो हमारा पहला एंजाइम कौन सी बात करते हैं? पहले हम बात करते हैं कि प्रोटीन को डाइजेशन एंजाइम कौन सा करेगा। चलो, एक बात स्टार्टिंग से करने से पहले आपको एक चीज़ बताया जाए कि जो ASES जिस भी वर्ड के पीछे ये लगा हो उसे कहते हैं हम, वो मतलब वो वर्ड आपका एंजाइम होगा बेसिकली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोटीएज दे रखा है। जो प्रोटीएज दे रखा है, देखो मैंने अच्छे से दिखा रखा है आप लोगों को। देखो, प्रोटीएज मीन्स, जो प्रोटी मीन्स होता है आपका प्रोटीन और एज मीन्स होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। तो इस प्रोटीज का मीन्स क्या होता है? वो एंजाइम जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करे उसे प्रोटीएज कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यदि आज आपके पेपर में व्हाट इज प्रोटीएज, सिंपल सा है। आपको जूलॉजी के अंदर वर्ड्स की मीनिंग पता होनी चाहिए। यदि आपको वर्ड्स की मीनिंग पता होगी तो आप इजीली किसी भी वर्ड्स की डेफिनेशन अपने आप से बना सकते हो। तो हम देखते हैं प्रोटीएज। एज मीन्स डाइजेस्टिव एंजाइम और प्रोटीन मीन्स प्रोटीन। तो प्रोटीएज की डेफिनेशन क्या होगी? दोज एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोटीएज। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर लिख रखा है मैंने दोज एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन। देखिए यहाँ पे दोज एंजाइम विच डाइजेस्ट प्रोटीन इसको प्रोटीएज। या फिर हाइड्रोलाइज पेप्टाइड बॉन्ड, जो हमारा प्रोटीन्स होते हैं मीन्स उसमें अमीनो एसिड और अमीनो एसिड होते हैं, वो दोनों के दोनों अमीनो एसिड और पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। तो क्या काम करता है प्रोटीएज? वो आता है हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देता है, इसलिए हम कहते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। इसको वो काम क्या करता है? प्रोटीएज काम करता है। समझ में आया? दोबारा से बताता हूँ आपको मैं। जो प्रोटीन होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड का पॉलीमर है। मीन्स बहुत सारे अमीनो एसिड आपके मिल के एक प्रोटीन बनाते हैं, और हमारा अमीनो एसिड जो होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू दूसरे अमीनो एसिड से कनेक्ट होता है। जो प्रोटीएज होता है वो आता है और इसी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करता है हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे प्रोटीज का वर्क हमारा वो इतना ही होता है कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करना और इसकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को अलग 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 तोड़ देना। ठीक है, तो जैसे हमने प्रोटीन के लिए प्रोटीएज यूज़ किया, प्रोटीएज, वैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेस, लाइपेज के लिए लाइपेज, न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस। सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट से काम करता है। मतलब आपका यदि इसकी डेफिनेशन इन डेफिनेशन के अलावा जो बात मैं करूँ, मैं आपको ये डेफिनेशन बताऊंगा, मगर थोड़ी देर बाद रुक के, थोड़ी देर के लिए
जब तक मैं बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है। वो एंजाइम देखो, कार्बो मीन्स कार्बोहाइड्र मीन्स, आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ फिर इजी समझ में आ जाएगा, थोड़ा मैं भी इसमें अच्छे से बता दूंगा आप लोगों को। हाँ, उम्मीद तो दिख रहा होगा आप लोगों को, तो क्वालिटी आप अच्छी कर लेना। कार्बोहाई मतलब कार्बोहाइड्रेट और एज मतलब एंजाइम। वो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करे उसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेज। नेक्स्ट हमारा क्या, लाइपेज मीन्स, लाइप मीन्स लिपिड और एज मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एंजाइम। वो एंजाइम जो लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करे, लाइपेज। नेक्स्ट क्या है, न्यूक्लिये और एज मीन्स वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करे उसे कहते हैं न्यूक्लियस। तो आपको तीनों की मीनिंग समझ में आ गई है। अच्छा, जैसे कि हमने पढ़ा कि प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड और अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है और उसके बीच में कौन सा होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। वैसे ही हमारे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड के बीच में भी कुछ ना कुछ बॉन्ड्स होते हैं। चलो उस बॉन्ड्स को देखते हैं, तो कौन कौन से बॉन्ड होते हैं और किस किस के बीच में प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देख रहे हो आपके जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट के बीच में प्रेजेंट होता है। मीन्स जब दो कार्बोहाइड्रेट के जो पॉलीमर्स होते, मोनोमर्स होते हैं, जुड़े होते हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की हेल्प से जुड़े होते हैं। और एस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है लिपिड्स के बीच में। और डीएनए और आरएनए, कहते हैं ना हाइड्रोलाइज डीएनए आरएनए, तो क्या करना पड़ता है, डीएनए और आरएनए को हाइड्रोलाइज करते हैं। मीन्स आपने पढ़ा होगा अपनी 11th क्लास में, 11th में नहीं, सॉरी 12th में, दो वर्ड पढ़े होंगे आपने, लिखता हूँ मैं आपको, है ना। आपने पढ़ा क्या होगा, न्यूक्लियो, तो राइटिंग गंदी है मेरी, समझ लेना आप लोग। न्यूक्लियोटाइड मीन्स क्या होता है इसमें, बताओ क्या होता है, शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड का मीन्स क्या होता है आपका, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का भाई भी होता है, वो क्या होता है, वो होता है न्यूक्लियोसाइड। एक न्यूक्लियोटाइड का हमारा भाई भी प्रेजेंट होता है, वो होता है न्यूक्लियोसाइड। तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड में SID DE। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है आपका, ये फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होता, मीन्स शुगर और नाइट्रोजनस बेस ही प्रेजेंट होता है उसके अंदर। तो क्या काम करता है न्यूक्लियस, जो पूरा डीएनए होता है ना, उस डीएनए को तोड़ के उसको न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। आरएनए में भी सेम प्रोसेस हमारा होता है, ठीक है। तो आप लोगों को तीनों का वर्क समझ में आ गया होगा, और डिटेल में फर्दर चैप्टर में स्टडी करेंगे। हमारे हर चैप्टर जो उसमें पॉइंट्स से रखे हैं उसका लिंकेज, ऐसे कि हमारा जहाँ पे जितने अपने के स्ट्रक्चर है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसका डिफरेंट चैप्टर से लिंक है। उस चैप्टर में हम फर्दर इसका अच्छे स्टडी करेंगे। जैसे इसका वर्क हो गया, इसमें थोड़ा वर्क दे रखा है, आगे जैसे मूव करेंगे जरूरी चैप्टर्स में तो इसे कंप्लीट वर्क भी दे रखा है। तो उस चैप्टर में इसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जब तक के लिए आप इसको थोड़ी सी ब्रीफ नॉलेज ले लो जो आपके मेमोरी डेवलपमेंट में हेल्प करे। और नोट्स तो बना रहे हो ना आप लोग, हाँ नोट्स बनाते रहना अच्छे से। चलो पहले हम क्या बात करते हैं, एक्शन ऑफ प्रोटोलिटिक एंजाइम। अब आप लोग क्या होगे कि प्रोटोलिटिक एंजाइम क्या आ गया, कोई नई बात नहीं है। प्रोटीएज के बाद प्रोटोलिटिक एंजाइम क्या रखा है, कैसे, देखो प्रोटोलिटिक एंजाइम इज प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम प्रोटीएज। एंजाइम तो आपको दे दिया, प्रो मतलब प्रोटीन, और लिटिक एंजाइम मीन्स प्रोटोलिटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे उसे कहते हैं प्रोटोलिटिक एंजाइम या फिर प्रोटीएज। आपके डिफरेंट डिफरेंट इसमें नेमिंग कराई है और कोई बात नहीं, सेम सबका मीनिंग से ना सेम ही है। तो प्रोटोलिटिक एंजाइम मीन्स प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे उसे कहते हैं प्रोटोलिटिक एंजाइम। अब आप लोगों ने डाइजेशन कर लिया यहाँ पे। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या आपका, इस पॉइंट पे देखते हैं फर्स्ट पॉइंट में, प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन द स्टमक एंड इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना हमारे स्टमक में स्टार्ट हो जाता है और कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। अभी तक समझ लो, आगे मैंने इसकी अच्छी सी जितने भी आपकी जो पूरा पैराग्राफ दे रखा था आपके बुक में उसको मैंने सिंप्लीफाई करके सिंपल से रिएक्शंस में बदल दिया है। उस रिएक्शन की हेल्प से आप इसको आसानी से समझ लोगे। इतना मैंने पढ़ा चैप्टर्स को आपके,
और चैप्टर को एकदम सिंप्लीफाई, जितना सिंप्लीफाई हो सके उसे मैंने कन्वर्ट किया छोटे छोटे रिएक्शंस के अंदर। उस रिएक्शंस की हेल्प से आप अच्छे से कंसेप्ट को समझ में लोगे, आपके माइंड में भी डेवलपमेंट होगा और आपकी क्लैरिटी तो आ ही जाएगी। तो जल्द से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, चैनल बहुत काम आएगा आप लोगों के इन फ्यूचर, इसमें सारी वीडियोस प्रेजेंट होंगी आपकी। डोंट वरी, बी हैप्पी चैम्प्स। स्टार्ट करते हैं ना। तो प्रोटीन डाइजेशन बिगिंस इन स्टमक एंड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। क्या? जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है ना, वो हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है। मेन पॉइंट पूछ सकता है पेपर में कि स्टार्ट कहाँ से होता है। स्टमक से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है। मीन्स प्रोटीन हमारे माउथ में डाइजेस्ट नहीं होता। जो स्टार्च होता है उसका जो डाइजेशन होता है ना, हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। मीन्स 30%, कितना 30% स्टार्च का जो डाइजेशन होता है ना आपका, वो माउथ ही हमारा कर देता है। उसके बाद 70% फर्दर मूव होता है। मगर प्रोटीन का ऐसा नहीं है। प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक से स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन पे आके ख़त्म हो जाता है। आप लोगों को भी छोटी छोटी वीडियो मिलेगी जैसे, क्योंकि मैं अब नया हूँ यूट्यूब पे, तो आप लोगों को मेरी टीचिंग स्टाइल, मेरी स्ट्रेटजी, मेरी बोलने की हैबिट, मेरे नोट्स सबसे हैबिचुअल नहीं हो। जैसे सब हैबिचुअल हो जाओगे वैसे वैसे मैं वीडियो की लेंथ और वीडियो में कंटेंट भी इंक्रीज़ करता रहूँगा। आपने देखा मैं पिछली वीडियो में मैंने दो ही टॉपिक कवर अप किए, कौन कौन से? इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। उसको मैंने अच्छी से एक्सप्लेन किया जिस सभी को समझ में आ जाए, वो मेरे से और मेरी बातों से हैबिचुअल हो जाए। उसके बाद मैं कंटेंट भी इंक्रीज़ करूँगा आपका और टाइम पीरियड भी इंक्रीज़ करूँगा। ठीक है, तो आप पहले छोटी छोटी वीडियोस देखिए क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। आपके पास फुल 1 ईयर है आपके पास चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। तो मैं 1 ईयर नहीं ले जाऊँगा। जैसे ही कुछ मेरी फैमिली बढ़ेगी वैसे वैसे मुझे पता चलेगा, आपके लोग कमेंट आए कि हाँ आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं, मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। उसके बाद में वीडियो के दोनों आपके टाइम लिमिट भी एंड कंटेंट भी इंक्रीज़ करूँगा और आपका जो कोर्स होगा जूलॉजी का, वो विदिन हाफ एन हाफ ईयर, मतलब आधे साल में मैं कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है। अब सेकंड क्या हमारा? हाँ जी, अब एक बात और ध्यान रख लेते हैं। कोई भी एंजाइम जो होता है ना हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में नहीं रहता। यदि कोई भी एंजाइम हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में रहे, यदि कोई भी एंजाइम हमारी बॉडी में एक्टिव फॉर्म में रहे, फॉर एग्जाम्पल देते हैं आप लोगों को मैं, क्या है कि आप लोगों ने पानी से एग्जाम्पल देते हैं। आज पानी की बड़ी किल्लत होती है गर्मियों में। पानी आया, आपने मोटर चालू करके छोड़ दिया, आपको जितना यूज़ था उतना करें, बाकी तो वेस्ट होता गया ना। सेम हमारी बॉडी में होता है। आप रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, एग्जाम्पल देता हूँ दोबारा से थोड़ा सा और फिर रिलेट करोगे। मान लेते हैं कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो सभी एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव फॉर्म में मतलब इसमें क्या होता है हमारा कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम अपना काम करते रहेंगे। जितना प्रोटीन हम खाएंगे सबको डाइजेस्ट करते रहेंगे, कुछ भी नहीं बचाएंगे। तो हमारे गड़बड़ी है ना वो, तो क्योंकि हमारी बॉडी ऐसा नहीं करती। हमारी बॉडी कुछ प्रोटीन डाइजेस्ट करती है, कुछ तो स्टोर कर लेती है अपने पास आगे फर्दर डाइजेशन के लिए। जो अभी ये प्रोटीन ना हो उस ह्यूमन्स के पास, जब वो डाइजेस्ट करेंगे। इसलिए कहते हैं जो प्रोटीन एंजाइम है, कोई से भी एंजाइम हो, वो इनएक्टिव फॉर्म्स में होते हैं। हमारी ब्रेन जो होती है सिग्नल भेजती है उसके पास, फिर सिग्नल लेके फिर वो एक्टिव फॉर्म में होता है, फिर उसका अपना काम करता है, फिर दोबारा वो इनएक्टिव हो जाता है। यदि एक्टिव ही रहेगा तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है? प्रोटीएज जो सिक्रेटेड एज ए इनएक्टिव फॉर्म जाइमोजन। आपको बताया था मैंने अभी, प्रोटीएज क्या? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। वो क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है। इनएक्टिव फॉर्म जाइमोजन्स। जाइमोजन क्या है? प्रोटीएज की इनएक्टिव फॉर्म जाइमोजन है। जो प्रोटीएज होता है ना, वो इनएक्टिव फॉर्म जाइमोजन्स में सिक्रेट, मतलब बॉडी में हमारे जो होगा ना वो जाइमोजन की फॉर्म में होगा, जो कि इनएक्टिव है। फिर उसमें HCl आएगा तो उसे एक्टिव करेगा। ठीक है, स्टार्ट हम दूसरा अभी फर्दर मूव करते हैं ना। एंजाइम दैट डाइजेस्ट प्रोटीन, वो एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, दो टाइप्स के होते हैं, एंडोपेप्टाइड एंड एक्सोपेप्टाइड। अब इस एंडो और एक्सो का मतलब होता क्या है? सिंपल बातें बताया जाए आप लोगों को मैं। देखो, एंडो मीन्स जो होता है ना, इन मतलब किसी इन बिटवीन, मतलब आपके अमीनो है, कोई चेन है प्रोटीन की, एंड मतलब इसके बीच में से कट करेगा। बीच में कहीं भी कट कर सकता है आपको, ये मतलब उसमें मैटर नहीं करता। ऐसे मैटर करता है, इसलिए पैलिंड्रोम में सीक्वेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग ही कट करता है, ऐसे नहीं कट करता ये, जो बाद में बताया जाएगा आप लोगों को। एंडोपेप्टाइड क्या होता है? वो प्रोटीन या फिर वो जाइमोजन जो कि
किसी भी प्रोटीन चेन के बीच में से कट कर उसे कहते हैं एंडोपेप्टाइडेज। और एक्सोपेप्टाइडेज में क्या होता है, आपकी प्रोटीन चेन तो होगी, उसको बीच से कट नहीं करेगा, वो साइड से कट, यहाँ से कट करेगा, फिर यहाँ से कट करेगा, साइड से कट करेगा, उसे कहते हैं एक्सोपेप्टाइडेज। समझ में आया? एंडोपेप्टाइडेज का काम करता है किसी प्रोटीन चेन के बीच में से कट करता है, और एक्सो उसके साइड में से कट करता है। यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है आपकी दोनों की, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एंडोपेप्टाइडेज क्या है? इट अटैक ऑन इंटीरियर पार्ट ऑफ द प्रोटीन molecules of the large peptide chain are broken into smaller fragment। जैसे मैंने आपको बताया भी कि ये प्रोटीन मॉलिक्यूल के इंटीरियर पार्ट में अटैक करता है, जिससे क्या होता है, जो लार्ज प्रोटीन चेन होता है ना, वो टूट जाए छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। और दिस स्मॉल फ्रेगमेंट प्रोवाइड मैनी मोर साइड इफेक्ट ऑफ एक्सोपेप्टाइड्स। और ये काम करता है, ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट जो होते हैं ना, वो एक्सोपेप्टाइड को साइड प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप पे एक बड़ा फ्रेगमेंट आया, एंडोपेप्टाइड आया, उसने इसको पार्ट्स में तोड़ दिया। आप पे दो फ्रेगमेंट्स हो, चलो पहले इरेज करता हूँ इसको मैं, अब बताता हूँ। आप पे एक बड़ा फ्रेगमेंट आया, फिर क्या हुआ, एंडोपेप्टाइड आया, उसने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये क्या, जो छोटे छोटे पार्ट हो गए। अब एक्सोपेप्टाइड आएगा, वो इस एंडोपेप्टाइड वाले सीक्वेंसेस को वो तोड़ेगा। ठीक है, वो डेफिनेशन हमारा लिख रखा है। ये रहा, इट डाइजेस्ट स्मॉलर फ्रेगमेंट प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ एंडोपेप्टाइड्स। जो फ्रेगमेंट हमारे एंडोपेप्टाइड के एक्शन से प्रोड्यूस हुए हैं, उसको डाइजेशन का काम एक्सोपेप्टाइड का होगा। मतलब कह सकते हो आप, पहले एंडोपेप्टाइड आता है, वो बड़े चेन को छोटे छोटे में बांट देगा, उसका एक्सोपेप्टाइड आता है जो कि उसको फर्दर डाइजेस्ट कर देगा। देखो मैंने कहा था ना आपको रिएक्शंस, यही रिएक्शन सामने आ रहा है, स्टडी करते हैं थोड़ी देर में। पहले इसे पढ़ लिया जाए क्या लिख रखे हैं यहाँ पे हमने। Some enzyme which present in zymogen in active forms require another enzyme to be converted into their active form. Let us see some example। हाँ, ये बात सही कह रखा है इन्होंने। जैसा कि बताया मैंने आपको, जो कुछ एंजाइम होते हैं जाइमोजन्स, वो एक्टिव फॉर्म से प्रेजेंट होते हैं। उसको एक्टिवेशन करने के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए दूसरे एंजाइम का सहारा लेना पड़ता है। तो चलो कुछ एग्जांपल सीखते हैं, जिसकी हेल्प से आपको पता चले कौन कौन से एंजाइम एक्टिव फॉर्म से रहते हैं, उसके लिए कौन से अनदर एंजाइम्स उनको लगते हैं एक्टिवेशन के लिए, और एक्टिवेशन के बाद वो क्या बन जाते हैं। एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है, देखो आपको जो पेप्सिनोजन होता है ना, पहला वाला जो पेप्सिनोजन होता है आपका, ये लेता हूँ। पेप्सिनोजन होता है जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसको चाहिए होता है HCl, जो कि कन्वर्ट कर दो उसको पेप्सिन में एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है जो कि स्टमक में प्रेजेंट रहता है, उसको चाहिए होता है हमारा HCl। और HCl कहाँ से मिलता है, बाइल जूस से हमारा HCl मिलता है, जो कि कन्वर्ट कर देता है उसको पेप्सिन के अंदर एक्टिव फॉर्म में। सेकंड क्या है, ट्रिप्सिनोजन। सेकंड क्या हमारे पास, ट्रिप्सिनोजन, जो कि पेनक्रियास में प्रेजेंट रहता है। क्या है, ट्रिप्सिनोजन, जो कि पेनक्रियास में प्रेजेंट रहता है। क्या काम करता है ये, एक इसको नाम चाहिए होता है एंटेरोकाइनेज चाहिए होता है, जो कि इसको कन्वर्ट कर दे ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में। यहाँ पे जितने भी एंजाइम लिख रखे हैं, सारे जितने भी एंजाइम लिख रखे हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म्स वाले हैं, और ये वाले आपके एक्टिव फॉर्म्स वाले हैं। एक और होता है तीसरा, काइमोट्रिप्सिनोजन, जो कि वो भी पेनक्रियास में प्रेजेंट होता है, उसको ट्रिप्सिन चाहिए होता है। मतलब ये एंजाइम यहाँ पे आके वर्क करता है, इससे कन्वर्ट करता है इसको काइमोट्रिप्सिन में। एक और होता है हमारे पास प्रोइलास्टेज, पेनक्रियास में प्रेजेंट होता है, इसको भी ट्रिप्सिन चाहिए होता है, जिसे कन्वर्ट करता है इलास्टेज। इसके बाद आपको बता रखा है कि कैसे कैसे एंजाइम कन्वर्ट होता है, इसका यूज़, इनके वर्क आगे फर्दर वीडियोस में डिटेल से बताऊंगा। कुछ का वर्क अभी बता दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन में कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। एक और होता है एक्सोपेप्टाइडेज। इसमें क्या होता है, जो प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज होता है ना, वो ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कार्बोक्सी पेप्टाइडेज काम करता है। अपने बात गौर करिए यहाँ पे, तो जो मैं करता हूँ, देखो क्या मैं कर रहा हूँ गौर करने के लिए। जो ट्रिप्सिन आपको एंडोपेप्टाइड में भी काम कर रहा है 2 बार, एक्सोपेप्टाइड में भी काम कर रहा है 2 बार। देखा आपने एक बार ये बात,
कि ट्रिप्सिन जो है आपके दोनों में, एंडोपेप्टाइड में भी और एक्सोपेप्टाइड में भी, दोनों में वर्क कर रहा है। तो हम कह सकते हैं जो ट्रिप्सिन जो एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है मास्टर एक्टिवेटर का। तो कह सकते हैं हम लोग कि ट्रिप्सिन जो है एक सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है मास्टर एक्टिवेटर का, क्योंकि वो दोनों को क्लीवेज करने में हेल्प करता है ना, एंडोपेप्टाइड को भी और एक्सोपेप्टाइड को भी। तो इसलिए हमारी बुक जो होती है एक बात लिखती है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है इसके नीचे, ट्रिप्सिन प्ले ए सेंट्रल रोल एज द मास्टर एक्टिवेटर because it cleaves dietary protein and activates other protease that cleave dietary protein। एक ट्रिप्सिन जो है एक सेंट्रल रोल प्ले करती है मास्टर एक्टिवेटर का। मास्टर एक्टिवेटर इसे कहते हैं ना की पॉइंट, बिकॉज क्योंकि इट क्लीव्स डाइटरी प्रोटीन क्लीव्स करती है और एक्टिवेट करती है दूसरे प्रोटीएज को टू क्लीव अदर डाइटरी प्रोटीन। दोबारा समझाते हैं आप लोग को, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना आप लोग। तो ट्रिप्सिन जो है एक क्या कहते हैं ना कि मास्टर एक्टिवेटर काम करता है, क्योंकि ट्रिप्सिन जो होता है एक प्रोटीज को एक्टिवेट करता है, जिसे एक्टिवेट हो गया, अब इसी को हेल्प करता है दूसरे एंजाइम को कन्वर्ट करने के लिए। सॉरी यहाँ पे ये था, ये हेल्प करता है कन्वर्ट करने के लिए, इसे कहते हैं हम ट्रिप्सिन को मास्टर एक्टिवेटर। अच्छा जी, अब ये हो गया आपका। यहाँ से हम देखते हैं कि प्रोटीन का डाइजेशन। देखो प्रोटीन क्या होता है आपको मैंने बता दिया स्टार्टिंग में ही। अमीनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन होता है। अमीनो एसिड किससे होते हैं? वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का कौन? प्रोटीन। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा आगे मूव करते हैं इसकी रिएक्शंस में, थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, जिससे एक बार में आप लोगों को मैं पूरी रिएक्शन को अच्छे से बता पाऊँ। हाँ हो जाएगा। देखिए जो प्रोटीन होता है, हमने प्रोटीन को खाया, हमारे मुंह ने खाया, तो ना प्रोटीन ही खाते हैं हम। प्रोटीन को किसी फूड की फॉर्म में खाते हैं ना, फूड हमने मुंह से खाया, मुंह ने क्या करा, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंप्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो इसोफेगस की हेल्प से हमारे स्टमक में आ चुका है। अब स्टमक में क्या है? स्टमक में यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस है। जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें 3 चीज़ प्रेजेंट होते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। आपके गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ प्रेजेंट होते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। फिर काम करता है, ये जो पेप्सिन होता है ना आपका, कौन सा ये पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन इधर आता है, प्रोटीन पे एक्ट करता है। ये जो पेप्सिन होता है आपका वो आता है और प्रोटीन पे एक्ट करता है। फिर प्रोटीन को कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर पाता ये, जो पेप्सिन होता है ना वो कुछ पार्ट्स में डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। तो पहले जो पेप्सिन आता है प्रोटीन पे एक्ट करता है, फिर इस प्रोटीन को प्रोटियोज, पेप्टोन्स और प्रोटीन में तोड़ता है। इसका मतलब आप लोग क्या हो कि 3 कैसे तोड़ दे इसने? 3 नहीं तोड़ता। मैंने आपसे क्या कहा कि पेप्सिन जो होता है ना कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर पाता प्रोटीन को, वो पार्ट्स में डाइजेस्ट करता है। फिर कहा जाए इनकम्प्लीट डाइजेस्ट करता है, कुछ को तो पूरा डाइजेस्ट कर देता है, कुछ को थोड़ा कम डाइजेस्ट करता है, कुछ को करता ही नहीं है। तो वैसे ही काम इसमें कर रखा है। जो पेप्सिन होता है प्रोटीन को क्या काम करता है? 3 पार्ट्स में बांट देता है, किसी को प्रोटीएज कर देता है, किसी को पेप्टोन्स कर देता है और किसी को प्रोटीन में तोड़ देता है। तो क्या काम करते हैं हम आगे, जो प्रोटीन जो बच गया हमारा, तो वो दोबारा पेनक्रियास में जाता है। पेनक्रियास में आता है तो पेनक्रियास में पेनक्रेटिक जूस प्रेजेंट रहता है। पेनक्रियास में क्या होता है? ये पेनक्रेटिक जूस प्रेजेंट रहता है। इस पेनक्रेटिक जूस के अंदर हमारा ट्रिप्सिन होता है। ये बताया मैंने आप लोगों को, जिस पेनक्रेटिक जूस के अंदर ट्रिप्सिन होता है, और ये ट्रिप्सिन का काम करता है इस प्रोटीन को फर्दर पेप्टोन्स और प्रोटियोज में तोड़ देता है। पेप्टोन्स प्रोटियोज तोड़ दिए। अब ये जो पेप्टोन्स पहले एक साइड स्टार्ट करते हैं, पेप्टोन्स प्रोटीन हो गया। अब जो पेप्टोन्स और प्रोटियोज टूट चुके हैं, ये दोबारा हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा तभी जो प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक से स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन में ख़त्म होता है। तो इंटेस्टाइन में तो आएगा ही आएगा प्रोटीन। तो क्या काम करते हैं, ये इंटेस्टाइन में आते हैं। तो इंटेस्टाइन में हमारा प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइन में होता है हमारा इंटेस्टाइनल जूस, जिसमें क्या काम करता है, अमीनो पेप्टाइड होता है वो, जो कि पेप्टोन्स और प्रोटियोज को डाईपेप्टाइड्स में तोड़ देता है।
इस पेप्टोन्स और प्रोटियोज को डाईपेप्टाइड में तोड़ देता है। यहाँ पे डाईपेप्टाइड बन गया आपका। अब इस पे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। क्या यहाँ पे पेप्टोन्स और प्रोटियोज को तोड़ने के लिए हमारे काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आते हैं। यहाँ पे पेप्टोन्स और प्रोटियोज को तोड़ने के लिए काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आते हैं, 2 एंजाइम आते हैं दोनों को तोड़ने के लिए। फिर दोनों को सेम फॉर्म में कर देते हैं, डाईपेप्टाइड बना देते हैं। अब डाईपेप्टाइड हमारे यहाँ पे भी है, डाईपेप्टाइड हमारे यहाँ पे भी है। अब क्या करता है डाईपेप्टाइड को तोड़ने के लिए, एक आता है डाईपेप्टाइडेज। कौन आता है? डाईपेप्टाइडेज आता है। जो डाईपेप्टाइडेज क्या काम करता है, इन दोनों डाईपेप्टाइड को एमाइनो एसिड में तोड़ देता है। जो क्या काम करता है, इन डाईपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में तोड़ देता है। डाईपेप्टाइडेज आता है मतलब वो एंजाइम जो डाईपेप्टाइड को डाइजेस्ट करे, इसमें अमाइनो एसिड में। तो क्या हो गया आपका, प्रोटीन को कन्वर्ट हो गया अमाइनो एसिड में। इसमें ये स्टेप फॉलो हो रहे हैं। ये स्टेप आपके बुक्स में लिख रखे हैं, मगर एक थ्योरी फॉर्म में लिख रखे हैं। इसको मैंने कन्वर्ट करा है एग्जाम रिएक्शन फॉर्म में। आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगी समझने में, मैं दोबारा इसे बताता हूँ अभी, तो आपको अच्छी सी क्लैरिटी हो जाएगी। एक बार में समझ में नहीं आएगा, दोबारा बताता हूँ आप लोगों को। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, जो प्रोटीन था, अब मैं बताता रहता हूँ, आप लोग देखते रहना, ठीक है। जो प्रोटीन जो था, वो प्रोटीन हमारा क्या स्टमक में गया। स्टमक के अंदर क्या था, हमारा गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट था। गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, HCl, म्यूकस और पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है ना, यह के प्रोटीन पे वर्क करता है, प्रोटीन पे एक्ट करता है। फिर प्रोटीन को इसमें कन्वर्ट कर देता है, वो प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटियोज में कन्वर्ट कर देता है। दोबारा सुनो, जो प्रोटीन होता है हमारे स्टमक में आता है। स्टमक के अंदर HCl, म्यूकस और पेप्सिन होता है। जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन पे एक्ट करता है और प्रोटीन को प्रोटियोज और पेप्टोन्स में तोड़ देता है। अब उसके क्या काम करते हैं, ये जो फर्दर मूव करते हैं, जो प्रोटीन होता है ना, वो पेनक्रियास में आता है। और पेनक्रियास में क्या होता है आपका, पेनक्रेटिक जूस होता है। प्रोटीन क्या आता है, पेनक्रियास में आता है। और पेनक्रियास में क्या होता है, हमारा पेनक्रेटिक जूस होता है। पेनक्रेटिक जूस में क्या होगा, ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है। क्या होता है, ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है, जो फर्दर उस प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में तोड़ देता है। जो फर्दर उस प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में बाइफरगेट या फिर ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक। और यहाँ पे क्या चल रहा होता है, यहाँ पे ये जो पेप्टोन्स और प्रोटियोज जो थे, उसके लिए काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आते हैं, इस दोनों को डाईपेप्टाइड में तोड़ने के लिए। जो डाईपेप्टाइड में टूट गए, सबसे छोटी यूनिट में टूट गए। इससे अधिक यूनिट और होती है, अमाइनो एसिड से कहते हैं, मगर उससे पहली यूनिट ये मान लेते हैं हम लोग इसको। फिर यहाँ पे होते हैं पेप्टोन्स और प्रोटियोज को के दोनों क्या आते हैं, इंटेस्टाइन में आते हैं। इंटेस्टाइन का वेट कर रहा होता है अमाइनो पेप्टाइड। जो इन दोनों क्या काम करते हैं, तो इन दोनों को ब्रेक डाउन करके डाईपेप्टाइड में तोड़ देता है। और यहाँ पे डाईपेप्टाइड हो गया हमारे पास, और यहाँ पे डाईपेप्टाइड हो गया हमारे पास। अब इस डाईपेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए डाईपेप्टाइडेज आता है। इस डाईपेप्टाइड को डाइजेस्ट करने के लिए डाईपेप्टाइडेज आता है। डाईपेप्टाइडेज करने के लिए डाईपेप्टाइडेज आता है, जो कि इन दोनों को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्रोटीन कैसे कैसे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हुआ। बट दोबारा मैं बोलता हूँ, जो प्रोटीन था हमारे स्टमक में गया, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट था, उसके अंदर HCl, म्यूकस और पेप्सिन एंजाइम था। जो पेप्सिन एंजाइम था, उसने प्रोटीन पे एक्ट किया, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटियोज को। और जो प्रोटीन जो था हमारे पेनक्रियास में गया, पेनक्रियास में पेनक्रेटिक जूस प्रेजेंट था, उस पेनक्रेटिक जूस में ने ट्रिप्सिन था। तो ट्रिप्सिन ने क्या करा, उस प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटियोज में तोड़ दिया। अब ये दोनों मिलके, पेप्टोन्स और प्रोटियोज मिलके इंटेस्टाइन में गए। इंटेस्टाइन का वेट कराता है अमाइनो पेप्टाइड वेट कराता है। उस अमाइनो पेप्टाइड ने क्या करा, उस पेप्टोन्स और प्रोटियोज को डाईपेप्टाइड में तोड़ दिया। वो लोग यहाँ पर रुक गए। अब जो फर्दर प्रोटीन पेप्टोज प्रोटियोज जो थे, उनके लिए क्या, उनके लिए आया कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आया, और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आया। और क्या था उन लोगों के लिए, सेकेंड नाम क्या था, हाँ, काइमोट्रिप्सिन आया था। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और काइमोट्रिप्सिन आया था, जो कि उन दोनों को डाईपेप्टाइड में भी तोड़ दिया। अब दोनों डाईपेप्टाइड हमारे पास मिल चुके हैं। फिर लास्ट में हमारा डाईपेप्टाइडेज आया,
जिस डाइपेप्टाइडेज ने उन दोनों को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर दिया। तो यह प्रोसेस होती है हमारे प्रोटीन का डाइजेशन के लिए। हमारे यहाँ पे क्या हुआ, प्रोटीन का डाइजेशन कंप्लीट हो गया, स्टमक में स्टार्ट हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। प्रोटीन डाइजेस्ट तो हो चुका है मगर अब्जॉर्ब भी तो करना है उसको, तो अभी तो डाइजेशन स्टार्ट चलेगा। मैंने क्या करा है, आपको मैंने प्रोटीन को डाइजेस्ट करा है। अगली वीडियो में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करना बताऊंगा मैं। उसके बाद उसका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारी बॉडी में, कैसे प्रोसेस होते हैं, कौन सी साइकिल होती है, Gl2 मतलब ग्लूटामिक से, फिर सोडियम आपकी सोडियम कोई चैनल्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कोई ट्रांसपोर्टर्स इम्पोर्टर, छोड़ो इन सब बातों को, धीरे धीरे आपको पता चल जाएंगे क्या क्या होते हैं, तो आपको बता दूंगा मैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर कर लें। अगली वीडियो आपको कल मिल जाएगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट चैम्प्स, ऑल द बेस्ट चैम्प्स। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितनी जल्दी हो सके उसको शेयर करें, जिससे आपके सभी फ्रेंड्स का प्रॉफिट हो सके। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।